हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 9। टोटल आपके 3 क्वेश्चन हैं, इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो आप पहले ऊपर लिए दिए गए लिंक पे क्लिक करके पहले लास्ट वीडियो देख लीजिए, तब इस पे आइए, क्योंकि रेजिस्टेंस का सीरीज़ कॉम्बिनेशन का आपका समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आप समझ लीजिए। और अगर आपने इस चैप्टर की कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो मैं प्लेलिस्ट का भी लिंक ऊपर दिए दे रहा हूँ, पहले आप प्लेलिस्ट में जाके सारे चैप्टर की सारी वीडियोस देख लीजिए, तब एक्सरसाइज पे आइए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। एक कोई रेजिस्टेंस है आर जिसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहली लाइन से ये में समझ में आ रहा है कि उसका जो रेजिस्टेंस होगा, अगर हम 5 पार्ट्स में कट करेंगे तो वो भी 5 टाइम्स कम हो जाएगा एक पार्ट का। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब क्या है, जो पांचों पार्ट्स हमने कट किए हैं वो सबको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज आर डैश। अब जो हमारे पास इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकलेगा, टोटल रेजिस्टेंस पहले तो आर था लेकिन अब तो चेंज हो जाएगा क्योंकि अब पैरेलल में हमने पांचों को कनेक्ट किया है। तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आर डैश माने ले रहे हैं अभी, ठीक है। देन द रेशियो, अब जो पहले आर था बाद में जो आर डैश हमारा निकलेगा जो भी हमने पैरेलल में लगाया, तो उसका रेशियो क्या होगा वो हमें बताना है। तो बेटा कैसे आएगा, देखिए बहुत ही ईजी है। क्या है, टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आर था, आपने अगर 5 पार्ट्स में कट किया तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, R/5 हो जाएगा। फिर क्या है, वी नो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल। अब क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल की कंडीशन में क्या होता है, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 R2 R3 ऐसे ही होता है ना। बट यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हमारे पास R डैश है पैरेलल के लिए, और सबके जो रेजिस्टेंस है वो R/5 ही हैं। R1 R2 तो है नहीं क्योंकि सबके रेजिस्टेंस इक्वल हैं, R/5 तो हमने सबका R/5 कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कराएंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 5/R एंड सो ऑन। 5 बार हम लिखेंगे क्योंकि 5 पार्ट हैं, तो और सबको ऐड ऑन करेंगे तो आ जाएगा 25/R। ऊपर वाले सारे 5 ऐड हो जाएंगे 25/R। अब हम क्या करेंगे, ऊपर दोनों साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड था और राइट हैंड साइड था, दोनों हमने क्या किया, आर से मल्टीप्लाई करा दिया। क्यों, क्योंकि हमें R/R डैश चाहिए था ना, तो हमने इधर भी आर से ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया, इधर भी आर से मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब क्या होगा, जो इधर राइट हैंड साइड तो नीचे आर लिखा हुआ था उससे तो आर कैंसिल हो जाएगा, तो R/R डैश कितना आ जाएगा हमारा 25। तो यहाँ पे वही आंसर हमारा निकल के आ गया 25। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। तो पावर की बात कर रहा है, तो पावर के लिए बच्चों आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। और यहाँ पे कह रहा है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा फॉर्मूला पावर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिंपली देख लेते हैं, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई होता है। अब जिसमें से एक फॉर्मूला तो है हमारे पास, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल सही, ये सही ऑप्शन है। मतलब अभी हमें गलत फाइंड आउट करना है, इसमें से 3 सही हैं, ठीक है। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। अब हम क्या करते हैं, बाकी को चेक करना है, बाकी जो 3 बचे हैं V और VI तो सही हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये सही हो गया। अब देखते हैं पहला वाला ऑप्शन कैसे आएगा, कि V की जगह पे अगर हम आई आर पुट कर दें, क्योंकि ओम्स लॉ में पता है ना V इक्वल्स टू आई आर, तो हम इसकी जगह पे आई आर पुट कर दें और आई मल्टीप्लाई होके बन जाएगा I²R। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारे पास। अब देखते हैं, इस बार यहाँ पिछली बार हमने V की जगह पे आई आर पुट किया था, इस बार V को V ही रखते हैं और I की जगह पे V/R पुट कर देते हैं। ये कहाँ से आया, ये बेटा ऊपर वाले फॉर्मूले से ही है, ओम्स लॉ से ही है, I इक्वल्स टू V/R। अगर हम R को नीचे लिए जाएँ तो I की जगह पे हमने V/R पुट करा दिया। अब इस इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा V²/R। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास सही हो गया। तो गलत ऑप्शन कौन सा हो हमारे पास, सिर्फ ये वाला बी वाला, तो यही हमारा आंसर हो गया जो हमें गलत ऑप्शन बताना था, ठीक है। अब देखते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है आपके पास जिसकी वोल्टेज जो है, जो सप्लाई हम कर रहे हैं वो 220 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं और उसकी पावर जो है 100 वाट है। व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। अब 110 वोल्ट पे अगर उसको हम ऑपरेट करें, पिछली बार 220 वोल्ट पे कर रहे थे, इस बार 110 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं। अब वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, जब 220 वोल्ट पे कर रहे थे तब तो 100 वाट कंज्यूम कर रहा था, ठीक है।
एक चीज़ देखने वाली है कि पावर अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, पहले भी पढ़ा हुआ है, P=V होता है। लेकिन अगर वोल्टेज में हम वेरी करा रहे हैं, वोल्टेज में चेंज करा रहे हैं ना, पहले 220 करा रहे थे, 110 करा रहे हैं, तो इससे करंट में भी चेंज आ जाएगा। अगर वोल्टेज, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, तो हमें ये वाला फॉर्मूला हम पावर का नहीं यूज़ कर सकते। तो कौन सा यूज़ करेंगे? हम ऐसा यूज़ करेंगे जिसमें वोल्टेज तो आए मगर करंट ना आए, क्योंकि वोल्टेज तो हम चेंज कर रहे हैं ना, तो करंट भी चेंज हो जाएगा। तो हम बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P=V²/R, ये जो हमने यहाँ से निकाला था, V/V/R। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा देखिए कहीं भी करंट नहीं आ रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P=V²/R। और यहाँ से हम R अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, R को ऊपर लिए जाएं और P को नीचे ले आएँ, तो हो जाएगा V²/P। ये हमने क्यों कराया? क्योंकि हमें वोल्टेज दी हुई थी और पावर दिया हुआ था। हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? रेजिस्टेंस। अब हमने करंट क्यों नहीं लिया और रेजिस्टेंस क्यों लिया, हमने यही वाला फॉर्मूला क्यों चूज़ किया, ये क्वेश्चन आता है। वो इसलिए किया बेटा क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया करंट चेंज होगा, तो आप कहेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेटा आपका नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि अगर एक इक्विपमेंट में कितना भी आप रेजिस्टेंस लगा देंगे, बार बार आप रेजिस्टेंस उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है आपका, उसमें एक रेजिस्टेंस लगा होता है जिससे वो ग्लो करता है। तो अब कभी ये तो है नहीं कि वो बार बार कलर बदल रहा है, या कभी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, कम हो गया। एक रेजिस्टेंस उसका फिक्स हो जाता है अप्लायंस का। तो रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, वोल्टेज चेंज करेंगे तो करंट चेंज होता रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस फिर भी सेम रहता है, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, जैसा कि ओम्स लॉ में मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो P=V²/R हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो R=V²/P हो गया। हमने सबकी वैल्यूज पुट कर दी, तो आंसर आ गया 484 ओम। लेकिन ये आपका आंसर एग्जैक्ट आंसर नहीं है जो हमसे पूछ रहा है। हमसे पूछ क्या रहा है कि तब हमें पावर बतानी है, हमें पावर का आंसर देना है, ना कि रेजिस्टेंस का। जब हम 110 वोल्ट सप्लाई कर रहे हो, तो फिर से हम पावर का फॉर्मूला सेम लगाएंगे, और इस बार हम रेजिस्टेंस जो हमने निकाली थी वो रख देंगे, वोल्टेज वोल्टेज न्यू वाली चेंज्ड वाली जो चेंज करी है वो रखिए, तो हमारे पास आ गया 25 वॉट, और यही हमारा आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। दो रेजिस्टेंस, दो कंडक्टिंग वायर्स, अच्छा वायर्स हैं, सेम मटेरियल है, इक्वल लेंथ है, मतलब आइडियल हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों, सेम मटेरियल भी है, इक्वल लेंथ भी है, इक्वल डायमीटर भी है, बिल्कुल एक जैसे हैं। पहले उनको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया, फिर हमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट किया एक सर्किट के अंदर। ठीक है। और हमने वोल्टेज सप्लाई भी सेम दी। हमने डिफरेंस क्या किया दोनों कंडीशंस में, एक बार हमने उन्हीं वायर्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया, एक बार हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। तो रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जो वायर्स में हीट प्रोड्यूस होगी वो हमें बतानी है। वो बेटा हीट हम कैसे बता सकते हैं? हम बता सकते हैं पावर के बेसिस पे, कि उनकी जिस हिसाब से पावर होगी उसी हिसाब से वो हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो हमें बेसिकली निकालना है कि पहले सीरीज़ एंड पैरेलल, मतलब पहले पावर सीरीज़ में कितनी थी, फिर पावर पैरेलल में कितनी थी। तो पावर निकालने के लिए हमें रेजिस्टेंसेस इनके पता होने चाहिए। तो रेजिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं सीरीज़ में, अगर हम दोनों वायर्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर हम स्मॉल आर मान रहे हैं उनका रेजिस्टेंस, तो R+R2R हो जाएगा। और पैरेलल की बात करें तो 1/R=1/R1+R2 फॉर्मूला होता है, 1/R2। लेकिन यहाँ पे तो रेजिस्टेंस दोनों सेम है, तो R और R हो गया, तो ये हो गया 2/R। तो 2/R हो गया। हमने जब इसको रेसिप्रोकल कराया, क्योंकि 1/R पैरेलल था ना, हमें तो 1 में नहीं चाहिए ना, हमें तो नॉर्मल चाहिए, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये वाला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, बोथ साइड रेसिप्रोकल कराएंगे, तो R पैरेलल इक्वल्स टू आ जाएगा R/2। अब क्या किया, हमारे पास पावर का फॉर्मूला है जो अभी जस्ट पिछले न्यूमेरिकल में हमने लगाया, V²/R और V²/R। लेकिन जब हम पावर इन सीरीज़ लगाएंगे तो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ रखेंगे, और पावर इन पैरेलल लगाएंगे तो रेजिस्टेंसेस पैरेलल रखेंगे। हमने रख दिया, और V² से V² कैंसिल, क्योंकि वोल्टेज तो दोनों बार सेम दे रहे हैं ना, देखिए लिखा है सेम पोटेंशियल, तो हम पोटेंशियल तो सेम दे रहे हैं, तो हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास R पैरेलल अपॉन R सीरीज़। अगर आप कहेंगे सर यहाँ R सीरीज़ ऊपर था, R पैरेलल नीचे था, तो बेटा आप मैथमेटिक्स का कंसेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि ये अपॉन लगा हुआ है यहाँ पे, तो R पैरेलल ऊपर चला जाएगा और R सीरीज़ नीचे आ जाएगा सॉल्व होने के बाद। अब हम इन दोनों की वैल्यूज़ रख देंगे। R पैरेलल की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है R/2, R सीरीज़ है 2R। ठीक है। तो यहाँ से R और R कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी अपॉन में है तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। यही हमारा 1:4 जो होगा वो आंसर आ जाएगा। अगर
आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिएगा क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है? तो बेटा जब मैंने आपको वोल्ट मीटर और एम मीटर बताया था तो उसमें बताया था आपको, वीडियो का नाम था इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो अ वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, जैसा कि मैंने आपको बताया था तब कि वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है और एम मीटर हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें करंट मेज़र होता है, करंट हमेशा सीरीज़ में चेंज नहीं होता है। और वोल्ट मीटर वोल्टेज मेज़र करता है, वोल्टेज कभी भी, पोटेंशियल जो होता है वो कभी भी पैरेलल में चेंज नहीं होता, सब में सेम रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, एक डायमीटर था जो 0.5 मिलीमीटर है एक कॉपर वायर का। रेजिस्टिविटी मतलब रो की वैल्यू हमें दी है कितनी, 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10। तो अगर हमें रेजिस्टेंस 10 ओम रखनी है तो कितनी लेंथ हमें वायर की रखनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ रखेंगे उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। तो हम छोटे से उसकी लेंथ बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे, जब उसकी रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाएगी वहीं पे हम उसकी लेंथ रोक देंगे। तो कितनी लेंथ वो होगी? ठीक है, डायमीटर दी हुई है, उसकी रेजिस्टिविटी दी हुई है, हमें ये निकालना है। सेकंड पार्ट अभी बाद में देखते हैं। तो ये हमें सबसे पहले निकालना है। तो बेटा इसके लिए रेजिस्टेंस का हमें फॉर्मूला एक मैंने आपको बताया था, रो एल अपॉन ए। तो आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए फॉर्मूला पता था। इसमें हम क्या करेंगे, हम एल की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सारे टर्म्स दूसरी साइड भेज देंगे। तो रो नीचे चला जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा, ए आर अपॉन रो हो जाएगा। अब ए की जगह पे पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 रख दिया, तो आपका फॉर्मूला ये बन गया। यहाँ से हमें लेंथ निकालनी थी ना, तो हमने लेंथ को एक साइड रखा, बाकी सारा दूसरी साइड भेज दिया और एरिया का फॉर्मूला पुट कर दिया, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ रख दी। पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, डी की वैल्यू ये रख दी और रो की वैल्यू ये रख दी। ठीक है, और रेजिस्टेंस भी हमें पता था। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमने रख दी हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ रेजिस्टेंस 10 ओम है, ठीक है। तो वो भी रख दिया हमने और सारी वैल्यूज़ रखने के बाद हमारा आंसर आ गया 122.5 मीटर। ये आपकी लेंथ आ गई कि हमारे पास इतने मीटर का वायर होना चाहिए, तभी उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो 10 ओम होगा। ठीक है, अब क्या है सेकंड पार्ट देखते हैं क्या था क्वेश्चन का। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर हम डायमीटर जो थी वायर की, जो 0.5 mm थी ना, अगर हम इसको डबल कर दें मतलब 1 mm कर दें, तो रेजिस्टेंस पे क्या चेंज आएगा? ठीक है, तो रेजिस्टेंस पे बेटा क्या चेंज आएगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगी। जैसा कि मैं बताया, डायमीटर अगर हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, तो क्यों हो जाएगा? जैसे कि रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ, तो लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन एरिया देखिए नीचे है, तो अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन अब पूछ रहा है अगर हम डबल करते हैं तो, अगर सपोज करते हैं, अभी क्वेश्चन से हल्का सा हट के बात करते हैं कि अगर एरिया डबल करते हैं तो क्या होगा। सिर्फ ए की जगह पे 2a रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस हमारा हाफ हो जाएगा, क्योंकि एरिया नीचे साइड है ना। तो नीचे वाली चीज़ अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस उतना कम होता रहेगा, तो अगर एरिया डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। लेकिन यहाँ पे एरिया तो डबल बोल नहीं रहा है, यहाँ पे बोल रहा है हम अगर उसकी डायमीटर को डबल कर दें। तो डायमीटर पे देखिए बेटा, एरिया पे सिंगल ए है लेकिन डायमीटर पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। एरिया की जगह पे अगर हम फॉर्मूला पुट कराते हैं पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 एरिया की जगह, तो वहाँ पे डी का स्क्वायर है। तो स्क्वायर है मतलब जितना हम कराएंगे उसका स्क्वायर रेजिस्टेंस कम होगा। तो अगर हम डबल टाइम्स डायमीटर उसकी बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस उसका कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। अगर मान लीजिए डायमीटर हम उसकी 4 टाइम्स कर दें तो 4 4 जा कितना होता है, 16, मतलब 16 टाइम्स उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हम डबल टाइम्स कर रहे हैं, सिर्फ 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो 2 2 जा हो जाता है 4। तो डायमीटर अगर हम डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कम होगा, तो मतलब 10 ओम हमारा रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन था ना कि उसका 10 ओम रेजिस्टेंस है। तो अब अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2.5 ओम आ जाएगा। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रेजिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रेजिस्टर्स आर गिवन बिलो। ठीक है, आपको अलग अलग करंट की वैल्यूज़ अलग अलग पोटेंशियल के लिए दी गई हैं, एक अक्रॉस द रजिस्टर, पूरे रजिस्टर के अलॉन्ग। मतलब एक रजिस्टर है हमारे पास, कोई भी एक रजिस्टर है, उसमें हम अलग अलग करंट फ्लो करा रहे हैं, तो अलग अलग हमें वोल्टेज मिल रही है, एक ही रजिस्टर है। ठीक है बेटा, अब क्या है, तो हम क्या करना है, सबसे पहले तो हमें उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये सिंपल आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन है अभी तक।
कैसे? क्योंकि हम एक एक्सिस पे करंट ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, और दूसरी एक्सिस पे हम वोल्टेज ले लेंगे। वो एक्सिस आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सिस जो चूज़ करी है, देखिए वाई एक्सिस जो थी, जो वर्टिकल एक्सिस थी वाई, वहाँ पे हमने क्या किया, करंट चूज़ किया। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी एक्स एक्सिस, वहाँ पे हमने वोल्टेज चूज़ किया। अब क्या किया, अलग अलग वैल्यूज़ को पुट कराया। कैसे कि फर्स्ट जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमें दिए थे, कि हमने वाई एक्सिस पे आई को चूज़ किया है ना, करंट को, तो वाई का पॉइंट है 0.5 और एक्स का पॉइंट है 0.6। तो यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.6 है। तो यहाँ से हमने एक पॉइंट बना लिया। ऐसे ही सिमिलर आगे पॉइंट्स बनाते रहे। आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता होगा, आप ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है। तो ये हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अब ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमने जब ग्राफ्स ड्रॉ कर लिए, अलग अलग पॉइंट बना लिए, तो आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स को उठा लीजिए रैंडमली। इन्होंने यहाँ पे एक ए पॉइंट मान लिया, एक बी पॉइंट मान लिया। क्यों किया ऐसा, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, जो कि हमने ड्रॉ कर लिया, एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर। अब इसका हमें जो रेजिस्टेंस थी जिसके अक्रॉस हम सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अलग अलग कंटेंट और अलग अलग वोल्टेज आ रही थी, इस रेजिस्टर की हमें वैल्यू बतानी है, कितना रेजिस्टेंस होगा इसका, हमें ये बताना है इस रेजिस्टर का। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल हमें फॉर्मूला बताया रेजिस्टेंस का, वी अपॉन आई, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ये आई लिखा हुआ है बेटा, आई और आई भी। तो हम अगर दो कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, तो ऊपर आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई होता है ना, तो दो वोल्टेज ले लेंगे, वी ए माइनस वी बी, और नीचे अपॉन आई होता है तो आई ए माइनस आई बी ले लेंगे। कोई भी दो पॉइंट आप उठा लीजिएगा। इन्होंने उठाए हैं 12 वोल्ट और 6 वोल्ट। ठीक है। हाँ, नीचे से 12 वोल्ट और 6 वोल्ट है, तो उनकी इधर आप देख लीजिएगा करंट साइड कितनी वैल्यू आ रही है। तो अगर 12 वोल्ट की बात करें तो इधर से स्केल रख के आप देखेंगे तो इधर मिलेगी 3.5 एम्पियर, और 6 वोल्ट पे आपको करंट मिलेगा 1.75 एम्पियर। तो बस इन्होंने वही सारी वैल्यूज़ पुट कर दी और आपका आंसर आ जाएगा 3.3 ओम। ठीक है। आप कोई और वैल्यूज़ लेके देखिएगा, आपका इतना ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड across an unknown resistor, there is current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of resistance of the resistor. ठीक है। एक 12 वोल्ट बैटरी है जिसको अननोन रेजिस्टर के अक्रॉस हमने कनेक्ट कर दिया है। देर इज़ करंट 2.5 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो होने लगा है। अब जो अननोन रेजिस्टर था उसकी वैल्यू हमें बतानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जस्ट अभी भी हम लोगों ने रिवाइज किया था, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है वी अपॉन आई, क्योंकि वी इक्वल्स टू आई आर होता है। आई को नीचे डिवाइड में लाएंगे तो हो जाएगा वी अपॉन आई, और वी हमें पता है 12 वोल्ट, और करंट ऑलरेडी हमें 2.5 मिली एम्पियर दिया गया है, तो हम उसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, मिली हटा देंगे, तो मिली हटाएंगे तो आ जाएगा अपॉन 1000, या इंटू 10⁻³ भी बोल सकते हैं। तो उससे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा 4800 ओम। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक बैटरी है 9 वोल्ट की, इस कनेक्टेड इन इस सीरीज़। एक 9 वोल्ट की बैटरी सीरीज़ में कनेक्ट की गई है, किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ, जो कि इतने सारे आपके रेजिस्टेंसेज हैं 12 ओम रिस्पेक्टिवली। हाउ मच करेंट वुड फ्लो थ्रू द 12 रेजिस्टर्स। करंट कैसे फ्लो करेगा 12 ओम के ओम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ओम होगा। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर, तो कितना फ्लो करेगा 12 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस करंट। ठीक है, वो निकालना है। तो बेटा सारे देखिए सीरीज़ में लगाए गए हैं, और हमने पढ़ा है सीरीज़ में करंट सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस सेम फ्लो होता है। तो अगर हमसे 0.2 ओम के अक्रॉस पूछ लेता, या इसके 3 के अक्रॉस, 4, 5 या 12 ओम के अक्रॉस, किसी के अक्रॉस भी पूछे, हर किसी में करंट सेम ही फ्लो करेगा। तो बेसिकली हमें करंट निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला वही है सिंपल। पहले हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे इन सारे ओम का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, अगर पैरेलल में होते तो 1/r इक्वल्स टू 1/r1 1/r2 करते, सो ऑन। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंपली ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया 13.5 ओम। अब करंट इन द सर्किट वही वी अपॉन आर, फॉर्मूला हमें पता ही है, वी इक्वल्स टू आई आर होता है। इस बार आर को नीचे लाएंगे, पिछली बार आई को नीचे लेके गए थे, इस बार आर को नीचे लेके आए तो हो गया वी अपॉन आर। वोल्टेज हमें 9 वोल्ट दी गई है, और रेजिस्टेंस हमें 13.4 ओम दिया गया है। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद हमें मिल गया 0.67। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे 12 ओम के अक्रॉस पूछो, चाहे हमसे 0.5 ओम के पूछे, या किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पूछो, सबके अक्रॉस हम इतना ही करंट फ्लो बताएंगे, क्योंकि सीरीज़ में है। अगर पैरेलल में होता तो हम अलग तरीके से निकालते।
तो इन सीरीज सर्किट सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल रेजिस्टेंस, हेंस करंट ऑफ 0.67 एम्पियर विल फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 9 क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 to 18, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ, आप क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ भी आपको पूरी वीडियो में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं क्लियर है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको ये नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझा दूंगा। और कोई सजेशन है तो भी आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।